नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर साइंस एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मिशन आईएएस लेक्चर सीरीज़। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने आपके लिए 2 वीडियो पब्लिश कर दिया है, उन्हें आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है वो रोज़ आपको रात को 9 बजे मिलता है फिक्स टाइम पे, और ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जहाँ हम डिस्कस करते हैं अपने करंट अफेयर्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये सब बातें मेरे बारे में लिखी गई हैं, पढ़ सकते हैं आप। हम आज पढ़ेंगे अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थान हैं, समिट हैं, कन्वेंशन हैं, इनके बारे में। इस पर ये आपका सेकंड वीडियो होगा, इन्हें हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे। जो टेलीग्राम चैनल है @सुमंत, फेसबुक पेज भी सेम है, ये मेरी ईमेल आईडी भी सेम ही है, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए, जो पहला सवाल है वो मेरा है यूएनएचआरसी के बारे में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पैनल में चाइना को अपॉइंट किया गया है। चाइना पर एलिगेशन लगते रहे हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के। अब यहाँ पर बिल्ली को दूध की रखवाली करने का काम दिया गया है। तो इसी कारण से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके जो प्रेस काफ़ी गुस्से में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ गुस्से में हैं कि आखिर क्यों चाइना को अपॉइंट किया गया है ऑन अ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ द यूएनएचआरसी, जब चाइना पर खुद ह्यूमन राइट वायलेशन के एलिगेशंस लगते रहे हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूएनएचआरसी के बारे में, जिन्होंने हाल में ही जो 14 स्टेट्स हैं, 14 देश हैं, उसको उन्होंने यूएनएचआरसी में अभी चुना है। इसे क्रिएट किया गया था जो यूएनजीए है उनके द्वारा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ना, वो यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। एक हो गया यूएनजीए, एक हो गया आईएलओ, इस तरह से 4 आपके और इसके बॉडीज़ हैं। इसे बनाया गया था 2006 में। ये प्रिंसिपल बॉडी है यूएन का जो डील करता है ह्यूमन राइट से, मानवाधिकारों से। इसमें 47 सदस्य देश हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है रीजन के हिसाब से, मतलब कि जो अफ्रीका है वहाँ से हम 13 देश को शामिल करेंगे, एशिया पैसिफिक वहाँ से हम 13 देश शामिल करेंगे, ईस्टर्न यूरोप से 6 कंट्री, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 8 सीटें भरेंगे, वेस्टर्न यूरोप और दूसरे जगह से हम लोग 7 जो कंट्री हैं उसको चुनेंगे, और टोटल मिलाकर के हम 47 स्टेट्स का यहाँ पर गठन करेंगे, जिससे हम बनेगा मेरा यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्लियर है? यहाँ पे जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं 3 साल के टर्म के लिए। कौन चुनता है? यूएनजीए ही चुनता है। 3 साल का टर्म होता है, और अभी हाल में ही 14 देशों को चुना गया है इस यूएनएचआरसी में। इंडिया इसका मेंबर है। यूएस ने यूएनएचआरसी जो अपना जो मेंबरशिप है ना, उसको उन्होंने विड्रू कर लिया था। काफ़ी सारे कारण थे। एक कारण था इजराइल का। इजराइल पर लगाया गया है एलिगेशन मानवाधिकारों के हनन का। कौन से मुद्दे में? इजराइल फलस्तीन वाले मुद्दे में। लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है हमने जो आपका इजराइल फलस्तीन का मुद्दा है वो, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। प्लस जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है ना उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। बढ़िया। अगला मेरा जो टॉपिक है वो है नाटो के बारे में। नाटो एक्सपैंड्स बाल्कन फुटप्रिंट विथ नॉर्थ मैसेडोनिया एक्सेशन। देखो, जो नाटो है वैसे भी न्यूज़ में रहा है कि कई सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आ गई है डिक्टेटरशिप। एक तरह से जो आपका टर्की है, टर्की भी मेंबर है नाटो का। वहाँ पर जो एर्दोगान है उन्होंने संविधान को अमेंड करके अपने लिए काफ़ी ज़्यादा पावर अपने हाथों में इकट्ठा कर लिया है। ऐसा ही एक और कंट्री है यूरोप का जिन्होंने भी कर लिया है। अभी हाल में ही नाटो का समिट हुआ था लंदन में, जो इसका 70वां समिट था। 70th समिट था, इसीलिए न्यूज़ में था। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। नाटो कब बनाया गया था? नाटो बनाया गया था 1949 में, जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। कोल्ड वॉर हुआ था यूएस और इसके जो एलाइज हैं उनके बीच में, और जो सोवियत यूनियन और उसके एलाइज हैं उनके बीच में। मेन थे यूएस और सोवियत। अब हुआ क्या कि जो कंट्री थे उनको डर था कि अगर रशिया हमला कर दे हम पर तो क्या करेंगे। नाटो का गठन किया गया। नाटो में एक टर्म होता है कलेक्टिव डिफेंस का। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये होता है कि जो भी नाटो के सदस्य देश होंगे, नाटो के किसी भी एक मेंबर पर अगर आप हमला करेंगे, अटैक करेंगे, तो बाकी सारे मेंबर उस कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमला कर देंगे। मान लो कि रशिया हमला करता है तुर्की पर, क्लियर है, तो यूएसए और पूरे नाटो के एलाई रशिया पर हमला कर देंगे, क्योंकि रशिया ने एक नाटो के सदस्य देश पर हाथ उठाया है। मेरे भाई को तुमने छुआ कैसे?
ठीक है। तो यहाँ पे 29 कंट्री हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। कल कुछ हमारे लोग हैं, कुछ तो हमारे जो एस्पिरेंट उनको वो कल कन्फ्यूजन था कि क्या एससीओ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, उसका जो चार्टर है ना, उसमें लिखा गया है कि एससीओ एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मगर ये नाटो की तरह नहीं है। नाटो की तरह वहाँ पर कोई कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये नहीं कि चार पे किसी ने आक्रमण करे तो हम जाएंगे उसको बचाने, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पर नहीं है। क्लियर है। तो कवर हुआ हमारा यूएनएचआरसी, कवर हुआ हमारा नाटो। अब हम आते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक क्या होता है सर? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यहाँ पर जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं उसके मेंबर पाए जाते हैं, चाहे वो हो एशिया का, चाहे वो आपका साउथ अमेरिका का, लैटिन कंट्री हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये तो हो गए एशिया के। वेनेजुएला, ये हो गया साउथ अमेरिका का। तो दोनों कॉन्टिनेंट के, दोनों महादेश के सदस्य यहाँ पे हैं। ओपेक को बनाया गया था 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना में। सोचो, वियना में नहीं पाया जाता तेल, मगर वहाँ पर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। तो 1960 में बनाया गया था। ट्रीटी क्या थी? उसका नाम था बगदाद कॉन्फ्रेंस। बगदाद कॉन्फ्रेंस के जरिए जो इसका जो ओपेक है, इसको बनाया गया था 1960 में। फाउंडिंग मेंबर थे 5। उस समय 5 देशों ने मिलकर बनाया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। जो आपका सऊदी अरेबिया है ना, ये डी फैक्टो आपका नेता है ओपेक कंट्री का। ठीक है। जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया के टोटल ऑयल प्रोडक्शन का 44% अकेला ओपेक करता है। और जो दुनिया के टोटल रिजर्व्स हैं उसका 81% हिस्सा ओपेक के पास है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल। रशिया ओपेक का पार्ट नहीं है। रशिया ओपेक का पार्ट नहीं है। इसीलिए ओपेक जो है ना, ये रशिया के साथ मिल करके जब कोई पॉलिसी बनाता है तो इसे कहते हैं ओपेक प्लस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं ओपेक प्लस। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब ध्यान सुनिएगा, ये एक ओपेक एक कार्टेल है। कार्टेल मतलब क्या? कार्टेल का मतलब ये कि ये अपने मेंबर कंट्रीज के लिए ही काम करेगा। ये करता क्या है कि जो क्रूड ऑयल होती है ना, क्रूड ऑयल का डिमांड सप्लाई कंट्रोल करता है। मान लो कि तेल का डिमांड कम हो गया तो ये सप्लाई ही कम कर देगा ताकि जो दाम है तेल का ज़्यादा ना गिरे। अरे तेल का दाम गिर जाएगा तो इनको लॉस हो जाएगा ना, इन कंट्री को जो लोग तेल बेचते हैं। समझ गए बात? तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का सप्लाई कंट्रोल किया जाता है आपस में पॉलिसी बना करके। ईरान बोलता है इराक को, ए भाई तेल कम करना है, तेल कम निकालो। सऊदी अरेबिया बोलता है कि हाँ ठीक है सर, कम निकालते हैं। रशिया को मिला लिया, सब लोग मिलकर के प्रोडक्शन कट कर दिया और तेल का सप्लाई कम हो गया, दाम बढ़ गया तेल का। अभी क्या हुआ कि अभी फिलहाल के समय में कोई खरीदार नहीं रहा, तेल का खरीदार ही नहीं रहा। कोरोना वायरस के कारण पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है। जब गाड़ी ही नहीं चल रही है तो तेल का डिमांड कहाँ रहेगा? तो इन कंट्री के पास स्टोरेज की फैसिलिटी ही नहीं रही। तेल तो पैदा कर रहे हैं वो लोग, रखने के लिए जगह नहीं है। इसी कारण से जो तेल का दाम है वो ज़ीरो के नीचे चला गया। मतलब कि अगर आप अभी तेल खरीदेंगे तो आपको पैसे देने नहीं होंगे, पैसे आपको लेने होंगे। मतलब कि तेल भी लीजिए और पैसे भी लीजिए। क्यों? क्योंकि इनके पास रखने के लिए जगह नहीं है और ये उन सब तेलों से अपना हाथ धोना चाहते हैं। ये नहीं हाथ धोना मतलब कि उन सबको हटाना चाहते हैं अपने यहाँ से, अपने जो वो है ना स्टॉक, वहाँ से हटाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो खरीदार हैं एक्चुअली वो पे कर रहे हैं उनको कि मेरा से तेल हटाओ, ले जाओ, तुमको हम इतना रुपया पे करेंगे। क्लियर हो गई बात? ये बातें थी हमारे ओपेक के बारे में, जो इंटर गवर्नमेंटल संस्था है। मतलब कि इसके मेंबर कौन होंगे? राष्ट्र देश ही होंगे। पेट्रोलियम पॉलिसी को बनाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, यूनिफाई करेगा, ताकि जो कैपिटल है उस पर उनको बढ़िया रिटर्न मिल सके उन लोगों को जिन्होंने क्रूड ऑयल में निवेश किया है। अगला मेरा टॉपिक है आर्कटिक काउंसिल के बारे में। इंडिया को हाल में ही रीइलेक्ट किया गया है एज एन ऑब्जर्वर टू द आर्कटिक काउंसिल। अब हमें देखना है, आर्कटिक काउंसिल में होते हैं 8 सदस्य देश। कितने होते हैं? 8 मेंबर होते हैं। इनको बनाया गया था ओटावा डिक्लेरेशन 1996 वाला जो है ना 1996, इनके द्वारा बनाया गया था। सर इससे पहले क्यों नहीं बनाया गया?
आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया? जब ग्लोबल वार्मिंग रियल होने लग गया, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब पिघलने लग गए आर्कटिक ओशियन, ऊपर में आर्कटिक पिघलने लग गया, तो एक नया रास्ता खुलने लग गया नेविगेशन का। अब इन्होंने कंट्री ने देखा कि यार आर्कटिक में तो पाया जाता है हमारा रिसोर्स, मतलब कि वहाँ पर मिनरल्स हैं, वहाँ पर क्रूड ऑयल है, वह स्ट्रेटजिक भी हो गया है जो आपका रूट है खुलने के कारण। तो जो कंट्री थे उससे लगे हुए सबके मुंह में पानी भर आया। कनाडा, डेनमार्क, फिर है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस, इन सब ने ये कहा कि हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है आर्कटिक पर। ये एक ग्लोबल जो प्रॉपर्टी है ना वो है। बात यहाँ पर ये है कि इन कंट्री ने अपना पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए ये जो आर्कटिक काउंसिल है ये बना दिया, मतलब कि बाकी देशों को घुसने नहीं देना है। चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है आर्कटिक में, अब चाइना को हमें घुसने नहीं दे रहा है आर्कटिक वाले मुद्दे पर, हमारा अपना इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ नॉट अ फॉर्मलाइज्ड ट्रीटी बेस्ड संस्था एंड इट डज नॉट एलोकेट रिसोर्स, ये रिसोर्स को एलोकेट नहीं करता। एक होता है UNCLOS, ठीक है ना, लॉ ऑन सीज, यहाँ पर रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है कि यहाँ तक का जगह तुम्हारा होगा, यहाँ तक का जगह पे तुम इतने समुद्र में तुम कर सकते हो माइनिंग, इतने समुद्र में तुम कर सकते हो माइनिंग। वहाँ पर जो होता है ना पॉलीमेटेलिक नोड्यूल PMN, इनको आप माइन कर सकते हो, इनका जो एक्सप्लोरेशन है वो आप कर सकते हो। जो 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिजीनियस लोग जो आर्कटिक रीजन में रहते हैं। ये आर्कटिक से संबंधित जो भी इश्यूज होगा उसको डिस्कस करेगा। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्च, जो वहाँ के रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है उसको डिस्कस करेगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सब सबकी सहमति से, कंसेंसस से लिया जाएगा। सेम प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। NSG में किसी एक ने वीटो कर दिया मामला फंस जाएगा, WTO में किसी एक ने वीटो कर दिया मामला फंस जाएगा, ठीक है। वो आर्कटिक में रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन पर रोक नहीं लगाता। फॉर एग्जांपल आपका एक एनवायरनमेंट का ट्रीटी है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो है ना वो ये कहता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसके रिसोर्स को, मतलब जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, इसके इस्तेमाल पर हम लोग रोक नहीं लगा रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि आपके इस्तेमाल के कारण वो प्रजाति खतरे में ना पड़ जाए, आप बस वो ध्यान दीजिए। क्लियर है। इंडिया इसका ऑब्जर्वर बना था 2013 में पहली बार, और हाल में ही इसको दोबारा चुना गया है एज एन ऑब्जर्वर टू द आर्कटिक काउंसिल। हमारा अब कौन कौन सा इंटरेस्ट है आर्कटिक में वो समझो। हिमाद्री भारत का इकलौता रिसर्च स्टेशन वो खुला था 2008 में। नॉर्वेनियन प्रोग्राम फॉर रिसर्च कोऑपरेशन एंड इंडिया, INDNOR, इंडीनॉर कहते हैं, जो भारत और नॉर्वे के बीच में रिसर्च कोऑपरेशन है स्टडी पर्पस के लिए। अगला है नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, इसको नाम दिया गया है नेशनल रिसर्च फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, मतलब कि NCPOR नाम दिया गया है इसको। ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जो फेस्को है उसके साथ, ताकि जो आइस ब्रेकर वेसल है ना ये हमारे पास आ सके। हमारे पास अभी बर्फ़ तोड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है, हमने एग्रीमेंट साइन किया है ताकि हमको बर्फ़ तोड़ने के लिए एक जो गाड़ी है, वेसल है, वो मिले। ONGC विदेश, ये जो ONGC विदेश है ये काम कर रहा है पहला साउथ चाइना सी में, हमने डिस्कस किया था। जो वियतनाम वाला मुद्दा था हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। वियतनाम की का जो ऑयल कंपनी है और हमारा जो ONGC विदेश है ना, दोनों मिलकर के वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये 26% जो शेयर होल्डिंग है वो रखता है रशिया का जो प्रोजेक्ट है वनकोरनेफ्ट, उसमें। यहाँ पर जो साइबेरिया में तेल है उसका उत्खनन कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग तेल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंडी आर्क पर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। ये भारत का पहला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ पर है सर? आर्कटिक क्षेत्र में है। अगला टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, चार्ल्स को चुना गया था हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इनको हेड चुना गया था। एक्चुअली कहा तो जाता है कि डेमोक्रेटिक संस्था है, मगर एक्चुअली कॉमनवेल्थ का जो है ना हेड, वो जनरली ब्रिटेन का जो मोनार्क है ना वही होता है। पहले एलिजाबेथ थी, अब उनका बेटा ये बन गया है, ठीक है ना। जो प्रिंस चार्ल्स है उसको चुना गया था कॉमनवेल्थ का
हेड के रूप में नवंबर 2019 पिछले साल में, अभी न्यूज़ में है, आपको आएगा सवाल इस पर। तो आपका जो कॉमनवेल्थ है इसमें आते हैं 54 सदस्य देश। इसमें कितने आते हैं? इसमें आते हैं 54 देश। 54 में जो सबसे हाल में शामिल किया गया है वो है रवांडा और मोजाम्बिक। मोजाम्बिक याद है, ये है अफ्रीका। यहाँ पर है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर, मैंने पूछा था सवाल कि यहाँ पर कौन सा करंट निकलता है, याद आया? मोजाम्बिक कहाँ पर है आप जा करके देखिएगा, यहाँ पर कौन सा ओशन करंट निकलता है जा करके आप देखिएगा, ठीक है ना। मोजाम्बिक हमारा देश कहाँ पर है अफ्रीका में, वो देखिएगा। यहाँ पर तो आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका नाम है लसेथो, ध्यान रखिएगा। जो है ना रवांडा और मोजाम्बिक, दोनों का कोई भी हिस्टोरिकल टाइट नहीं है ब्रिटिश के साथ। इसीलिए पहले क्या था, पहले कॉमनवेल्थ में वो कंट्री शामिल थे जो ब्रिटेन के कॉलोनी हुआ करता था, अभी नहीं है। अभी रवांडा और मोजाम्बिक दोनों शामिल हुआ है जिसका कोई भी ऐतिहासिक लिंक नहीं है ब्रिटेन के साथ, मतलब कि ये ब्रिटेन वाले कॉलोनी नहीं रहे हैं। तो क्या कहते हैं, अब हम कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ उन कंट्री का समूह है जिनमें नियरली ऑल ऑफ देम आर फॉर्मर टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सभी नहीं है, करीब करीब सभी हैं, सभी नहीं है मगर समझ रहे बात। दो तो यही लोग हैं ना जो लोग नए नए हैं। क्लियर है? जो कॉमनवेल्थ का चार्टर है इसमें जो बातें लिखी गई हैं सब हम लोग उसको फॉलो करेंगे। दो मेन संस्था हैं, कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरीट, दूसरा है कॉमनवेल्थ का फाउंडेशन। जो सेक्रेटरी सचिवालय है वो फोकस करता है इंटर गवर्नमेंटल मुद्दों पर, सरकार के बीच में जो मुद्दा है उसको फोकस करता है कॉमनवेल्थ का सचिवालय। जो फाउंडेशन है वो असरकारी संबंधों को डील करता है, मतलब जो इशू संबंधित नहीं है सरकार से, इनको डील करता है आपका फाउंडेशन वाला पार्ट। क्लियर है? पहले इसको रिगार्ड करते थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से, इसको बनाया गया था जो बेलफोर्ड डिक्लेरेशन है ना, उनसे नाम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। बाद में किया गया कि इसको दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया गया लंदन डिक्लेरेशन के जरिए, और ये बन गया एक संस्था जिसमें फ्री और इक्वल कंट्री है। मतलब कि अगर ब्रिटिश कॉलोनी भारत है, कनाडा है, वो तो है ही, जो ब्रिटेन है, अब तीनों के तीनों सभी सदस्य इक्वल होंगे, बराबर होंगे, फ्री होंगे। ये नहीं कि ब्रिटेन हमारा अभी भी माई बाप है, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। नाटो में क्या था, हर बात हम लोग रिपीट करेंगे, पिछले वाला तक बात याद रहे। नाटो में क्या था, नाटो का जो पांचवा था, 5 था ना, आर्टिकल 5 ये कहता था कलेक्टिव डिफेंस के बारे में। यहाँ पर कलेक्टिव डिफेंस की बात नहीं करी जाती। अगर आप जाकर कनाडा को मारेंगे तो हम बचाने नहीं आएंगे, हम पर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है। वो लोग यूनाइटेड हैं, इकट्ठा हैं इंग्लिश भाषा, हिस्ट्री, कल्चर के जरिए। क्लियर है? कॉमनवेल्थ का जो मेंबर कंट्री है ना, वही डिसाइड करता है कि कौन बनेगा कॉमनवेल्थ कंट्री का हेड। अब सहमति यही बनती है कि न तू बन, जो पहले से चाहे हमारा वही बने, तो वही बनते हैं। भारत एक मेंबर है कॉमनवेल्थ का, ध्यान रखिएगा ये बात। अगला हमारा टॉपिक है कैरेबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम के बारे में। अभी पीएम मोदी ने हाल में ही जो पहला इंडिया कैरिकॉम लीडर का समिट है उसको उन्होंने एड्रेस किया था, भाषण दिया था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ये जो कम्युनिटी है वो कैरेबियन कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी है। कैरेबियन मतलब क्या? अरे क्रिस गेल वाला देश, वेस्ट इंडीज, हाँ वही के आसपास जो है ना, उनको कहते हैं हम लोग कैरेबियन कंट्री। यहाँ पर जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट करेंगे, जो कोऑपरेशन है ना उसके बीच में वो प्रमोट करेंगे। कैरेबियन कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी है आपस में साथ मिल करके बनाएंगे ताकि कोई हमारा फ़ायदा ना उठा ले। इस कम्युनिटी को बनाया गया था 1973 में। इसका जो चेयरमैनशिप है वो हर 6 महीने के बाद चेंज होता है, मतलब 6 महीने तक रहता है वेस्ट इंडीज़, उसके बाद कोई और कंट्री बन गया, उसके बाद कोई और कंट्री बन गया। कहाँ से वाला इसका सचिवालय है? इसका जॉर्ज टाउन, इलाहाबाद वाला नहीं, सचिवालय है इसका गुयाना में। भारत और कैरिकॉम का मीटिंग हुआ, बात हुई कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग लड़ेंगे। ये तो होती है बातें कि हाँ लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मोटा मोटी बात हुआ कि हमारा पार्टिसिपेशन क्या रहेगा आपके ग्रुप के साथ, कैसे हम बढ़ाएंगे, वो बातें डिस्कस करी हमने। उनको हमने $14 मिलियन का जो ग्रांट है वो दिया। ध्यान सुनना, ग्रांट और लाइन ऑफ क्रेडिट में अंतर होता है। ग्रांट का मतलब होता है दान, जाओ दे दिया तो दे दिया।
14 मिलियन हमने दे दिया दान में, 150 मिलियन डॉलर हमने उसको दिया लाइन ऑफ क्रेडिट। मतलब कि ये करीब करीब सॉफ्ट लोन होगा, काफ़ी बड़े टाइम के बाद आपको लौटाना है, वो भी ब्याज लेंगे नहीं लेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। मान लो कि हमने आपको 150 मिलियन डॉलर दिया, तो हम उस पर रख सकते हैं शर्त कि 150 में से 100 मिलियन डॉलर का तुम चावल खरीदोगे हमारे यहाँ से, चाहे हमारे यहाँ से तुम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करोगे। तो लाइन ऑफ क्रेडिट में हम कुछ शर्तें भी रख सकते हैं उस कंट्री के सामने। बात क्लियर हो गई। अगला टॉपिक सबसे बड़ा अगला टॉपिक हमारा है यूएन नॉन परमानेंट सीट के बारे में। भारत ने हाल में ही जो अनोनिमस सपोर्ट है हासिल किया है सभी कंट्री का इन 55 मेंबर एशिया पैसिफिक ग्रुप, किस लिए? ताकि हम नॉन परमानेंट मेंबर बन सकें यूएनएससी का 2 साल के टर्म के लिए। ध्यान सुनना, यूएनएससी में बनते हैं 15 सदस्य, 5 तो है परमानेंट, 5 है परमानेंट, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। एक बात ध्यान देना, ये 5 कंट्री है ना, ये वही देश हैं जो विजयी हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जो हारा था वो तो नहीं बना मेंबर इसका। फॉर एग्जांपल जर्मनी नहीं मेंबर, जापान जिसमें बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी, जापान नहीं है मेंबर, इटली नहीं मेंबर, है ना। जो लोग हारे थे वर्ल्ड वार 2 में उनको नहीं बनाया गया है मेंबर, जो लोग जीते थे वही है संयम भैया कोतवाल। तो इसमें 5 जो कंट्री है ना वो इसके हैं परमानेंट मेंबर, 10 है नॉन परमानेंट जिनको चुना जाता है क्षेत्रीय आधार पर। 5 आएंगे अफ्रीका और एशिया से, 1 आएगा ईस्टर्न यूरोप से, 2 आएगा लैटिन अमेरिका से कैरेबियन से, 2 आएगा वेस्टर्न यूरोप से और दूसरे देशों से। ठीक है। हर कंट्री हर साल यूएनजीए का 193 मेंबर है ना, वो लोग चुनते हैं 5 नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के टर्म के लिए। अभी चुना गया है भारत को, हम लोग 2021 और 22 में यूएनएससी के मेंबर बने रहेंगे, मगर वो मेंबर होंगे अस्थाई। अस्थाई के पास वीटो पावर नहीं होता, इन 5 के पास वीटो पावर होता है। समझ गए? बढ़िया। अगर 5 चुनाएगा हर साल तो 5 हटेगा भी, तो 5 रिप्लेस होते हैं हर साल। ठीक है। जिस कंट्री को चुनना है उस कंट्री को कम से कम 2/3 वोट मिलना चाहिए सभी देशों का। और मान लो कि आप इस साल अलग होने वाले हो, इस साल बाहर जाने वाले हो, तो आप तुरंत मतलब कि तुरंत नहीं बन सकते, अगले साल के लिए चुनने नहीं आ सकते। कंट्री इज नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। एशिया पैसिफिक ग्रुप गेट्स नॉमिनेट एक मेंबर। हुआ क्या था ना कि एक्चुअली अफगानिस्तान जो था ना वो बनना चाह रहा था, तो थोड़ा सा दबाया उसको वैसा कि तुम रुक जाओ, हमें पहले बनने दो। अफगानिस्तान ने कहा कि ठीक है चाचा तो आप बन जाइए, भारत बन गया। जो अपोजिशन था ना वही खत्म हो गया वहाँ पे। अभी जो 10 देश हैं परमानेंट वाले वो हैं बेल्जियम, कोट डिवोर, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गुयाना, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू, पोलैंड, साउथ अफ्रीका। क्लियर है? अब हम चाहते हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो। रिफॉर्म किस तरह का हो? पहला हम रिफॉर्म मेंबरशिप का, कौन मेंबर बनेंगे यूएनएससी का वो अब डिसाइड होना चाहिए। फिर से वीटो मिलना चाहिए या नहीं, अब मिले तो किसी किसी मिले, किसी किसी ना मिले। जो क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि एशिया से कितने लोग आएंगे, बाकी से कितने लोग आएंगे, दोबारा तय हो। जो काउंसिल होगा अगर उसको बड़ा किया जाए, यूएनएससी को अगर बड़ा किया जाए, मतलब 15 से अगर बढ़ा करके 25 मेंबर कर दिया जाए, तो उसमें कितने लोग होंगे, कैसे काम करेगा, सारी बातें डिस्कस करनी है। सारी बातें इस रिफॉर्म के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। हमारे जो कई सारे एलाइज हैं यूएसए, जापान वगैरह, वो सब चाहते हैं कि भारत मेंबर बने, तो उनका सपोर्ट हमारे पास शामिल है। मगर एक इशू है चाइना। चाइना के पास वीटो पावर है यूएनएससी में, चाहे तो ये अकेला रोक सकता है, भारत को बनने नहीं दे सकता है। ये चाइना के हाथ में पावर है, उसको दिया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में। यूएन पीस कीपिंग के बारे में और जो बाकी टॉपिक्स हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के, वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो हम करें क्या, हम अभी से रोज़ आपके लिए 2 वीडियो कर दे रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो होंगे 20 मिनट के, 25 मिनट के, ताकि आपको ज़्यादा बोझ न रहे।
आसानी से आप चीज़ें समझ पाएँ, आपका एग्ज़ाम में सवाल कोई ना छूटे, हमारा यही मेन पर्पस है। हमारे वीडियो से सवाल हर साल आते हैं, पड़ा हुआ है फेसबुक पे, पेज पे जाकर देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक करके जाइएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।